बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। मुसद्दस हाली। तो मुसद्दस हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है जिसको मुसद्दस हाली कहते हैं। तो वो उन्होंने मुसलमानों को गफलत से जगाने के लिए यानी ख्वाब गफलत से जगाने के लिए यानी जब मुसलमान पस्ती का शिकार हो चुके थे तो उनको उनकी तारीख़ याद दिलाने के लिए और उनका मकाम याद दिलाने के लिए लिखी। ठीक है। अरब के लोगों की जहालत। तो उन्होंने बताया कि अरब में जब इस्लाम नहीं आया था तो तब लोग जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, यानी बिल्कुल अलग थलग दुनिया में रहते थे और वहाँ पे कोई बादशाहत नहीं थी, कोई कानून नहीं था। इसी तरह जज़ीरा नुमा अरब का कानून कोई नहीं था, कोई वहाँ का हुक्मरान नहीं था। जज़ीरा नुमा यानी अरब जो था वो एक जज़ीरे की तरह जज़ीरा मुल्क जज़ीरा है जिसके तीनों अतराफ पानी होता है और एक तरफ जो है तो वो खुश्की होती है। लोगों का रहन सहन और चाल चलन इंतहाई वेशियाना था वहाँ के। और ये इन्हीं सूरत हाल में जब इस्लाम आया तो अरब जो है वो रोशनी से मुनव्वर हुआ, इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुआ। लेकिन मुसलमानों ने जब दीन इस्लाम को छोड़ दिया तो वो ज़वाल का शिकार हो गए। यानी मुसलमानों ने अरब के लोगों में जब इस्लाम दाखिल हुआ यानी अरब में जब इस्लाम दाखिल हुआ तो अरब के लोग जो हैं वो अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ आए। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि इनके ज़वाल के असबाब ही यही हैं कि इन्होंने उस दीन को छोड़ दिया कि जिस दीन ने अरब की जहालत को जो है वो ख़त्म किया था। तो उसी वजह से जो है मुसलमान अब पस्ती का शिकार हो चुके हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है वो है नज़म मुसद्दस हाली का हिस्सा दूसरा। ठीक है। तो ये आपको मैंने अल्फाज मानी पिछले लेक्चर में भी पढ़ के सुनाए थे, अभी इसमें आपने ख़ुद देख लेने। तो हमने मुसद्दस हाली का जो पहला हिस्सा था वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो आज हम इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। ठीक है। तो इसका जो तीसरा बंद है, तीसरा मुसद्दस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो 6 बंद पर मुश्तमिल जो नज़म होती है उसे मुसद्दस कहते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह नज़म में जो है तो वो काफ़िया और रदीफ़ जो है वो भी शामिल किया जाता है। ठीक है। काफ़िया और रदीफ़। काफ़िया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं और रदीफ़ क्या होता है? बार बार दोहराए जाने वाले। और काफ़िया के बाद में आने वाले जो हैं वो क्या होते हैं? रदीफ़ होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज कौन से हैं और हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं। हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया हैं और बार बार दोहराए जाने वाले रदीफ़ हैं। तो ये साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। तो हमारा जो तीसरा बंद है यानी मुसद्दस है, तीसरी जो है वो क्या है? न टलते थे हरगिज़ जो अड़ बैठते थे, सुलझते न थे जब झगड़ बैठते थे, जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे तो सदहा कबीले बिगड़ बैठते थे। बुलंद एक होता था घर वहाँ शरारा, बुलंद एक होता था घर वहाँ शरारा, तो उससे भड़क उठता था मुल्क सारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब के हालात बताए जा रहे हैं कि इस्लाम से पहले जो है अरब के लोग जो थे वो वेशियाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ठीक है। यानी जंगजुआना खसूसियात के मालिक थे, मगर वहाँ पे कोई बादशाहत नहीं थी, हर कबीला खुद मुख्तार था, तमद्दन से बिल्कुल नाशना लोग थे, कोई उसूल कोई कानून नहीं था। न टलते थे, टलते कहते हैं यानी नहीं हटते थे, न छोड़ते थे। हरगिज़ कभी भी। जो अड़ बैठते थे, अड़ कहते हैं ज़िद्दी होना। ठीक है। यानी किसी चीज़ पर ज़िद करना। ठीक है। अड़ बैठते क्या है? मुहावरा भी है, ज़िद पर आना। सुलझते न थे जब झगड़ बैठते थे, यानी आपस में वो दोस्ती नहीं करते थे, सुलह नहीं करते थे जब वो आपस में लड़ाई करते थे। ठीक है। जो दो शख्स आपस में लड़ बैठते थे, जब दो शख्स आपस में लड़ाई करते थे तो वो किसी सूरत भी सुलह नहीं करते थे, बल्कि क्या होता था कि उसके कबीले वाले जो हैं उस लड़ाई में शामिल हो जाते और वो सदियों तक वो लड़ाई चलती रहती थी। तो सदहा कबीले बिगड़ बैठते यानी लड़ाई पर आमादा हो जाते और एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई करते, जंगो जदल करते। बुलंद एक होता था घर वहाँ शरारा, शरारा कहते हैं अंगारा। ठीक है। एक चिंगारी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। बुलंद कहते हैं ऊंचा। तो उससे भड़क उठता था मुल्क सारा।
भड़क उठना ये मुहावरा भी है, ठीक है, गुस्सा होना। तो सबसे पहले जो है हम इसकी तशरीह देखते हैं, फिर उसके बाद जो है तो हम इसके काफ़िया और रदीफ़ देखेंगे, ठीक है। तो शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली अरब के जो लोग थे उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, उनके आदात बता रहे हैं, और उनके आदात बताते हुए वो कहते हैं कि अरब के लोग अगर किसी बात पर अड़ जाते, यानी किसी बात पर खड़े हो जाते, तो अपनी बात पर कायम रहते, मर जाते थे लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, अपनी तौहीन समझते थे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो अक्सर दो लोगों के दरमियान हो जाती थी वो बढ़ते बढ़ते कबीलों तक फैल जाती हैं, और एक कबीला दूसरे कबीले के खून का प्यासा हो जाता था। ये कबीले मामूली मामूली झगड़ों पर सदियों लड़ते। अगर कहीं थोड़ी सी चिंगारी उठती, चिंगारी उठना किसको यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो है तो इस्तारा के इस्तेमाल हुए, ठीक है, यानी चिंगारी उठती कि थोड़ा सा भी अगर किसी को पता चल जाता कि फ़लाँ कबीले में हमारे बारे में ये बात हुई है, या उस कबीले के किसी जानवर को जो है तो किसी दूसरे ने मारा है, या किसी पहले पानी पिला दिए किसी जानवर ने कि उसकी बारी थी, तो इन छोटी छोटी बातों पर क्या होता कि कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे, ठीक है। यानी इस बंद में, यानी इस मुसद्दस हाली के इस बंद में शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो अरब के लोगों के ज़िद्दी होने और उनके हरदरम होने का बता रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है उनकी मामूली झगड़ों पर, सदियों की लड़ाइयों के बारे में बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर ऐसे होता था जैसे कि आग की चिंगारी किसी जगह पे पड़ जाए और उससे आग फैल जाए, तो ऐसे ही छोटी सी बात पर जो है तो लड़ाई सदियों तक उनमें उसमें गुस्सा भड़क उठता और सारे मुल्क में वो जो है तो वो लड़ाई का समा होता। तो बेटा इसमें आप काफ़िया और रदीफ़ देखें। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम काफ़िया अल्फाज वो होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जिनका आवाज़ और वज़न एक होते हैं। जैसे देखें अड़, झगड़, एक ही अल्फाज है ना, लड़, बिगड़, तो ये क्या हैं, काफ़ियाँ हैं, ये क्या हैं, काफ़ियाँ हैं। इसी तरह बैठते थे, बैठते थे, बैठते थे, बैठते थे, ये क्या हैं, रदीफ़ हैं, ये क्या हैं, रदीफ़ हैं, जो बार बार दोहराए जा रहे हैं और हम काफ़िया के बाद आए हैं, ठीक है। और इसमें जो है तो रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि सिर्फ काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है। तो काफ़िया क्या है, शरारा और सारा, ठीक है, शरारा और सारा। तो अभी हम आते हैं अपने दूसरे बंद की तरफ। तो इसमें पहले बंद में जो है तो शायर जो हैं वो अरब के लोगों के बारे में क्या बता रहे हैं, तो वो अरब के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग इंतहाई ज़िद्दी थे, हरदरम थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते थे, और दो शख्सों के दरमियान लड़ाइयाँ हो जाती तो ऐसे लगता जैसे दो कबीलों के दरमियान है, क्योंकि वो कबीलों में सदियों तक लड़ते रहते। और इसी तरह छोटी सी चिंगारी गुस्से की, अगर छोटी सी बात पर गुस्सा इस कदर बढ़ जाता कि जंगो जदल शुरू हो जाता, ठीक है। तो आगे देखें, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा। अब झगड़े की नोयत बता रहे हैं, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, लबे जो कहीं आने जाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें, ठीक है। तो कहीं था मवेशी, अब इसमें देखें मवेशी जानवरों को कहते हैं, ठीक है। फिर बढ़ाने किसको कहते हैं, दौड़ने पे, घोड़ा दौड़ाने पे, और लबे जो कहते हैं नदी का किनारा, ठीक है। और इसी तरह तकरार कहते हैं बहस को। तो इस शेर में जो है इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अब झगड़े की वजह बता रहे हैं कि किन किन बातों पे झगड़े अक्सर हो जाते थे, कि अरबों के झगड़े कैसे थे, ठीक है, या मामूली मामूली बात पर, जैसे किसी नखलिस्तान में यानी किसी वीराने में जहाँ पे जो है तो मवेशी चराने पर झगड़ा हो जाता, बाज़ औक़ात घोड़ों के मुकाबले होते और मामूली सा वाक़या हो जाता तो वो झगड़े की बुनियाद बन जाता। कभी पानी पीने पिलाने पर झगड़ा हो जाता कि पहले इसकी बारी थी और इसने पानी पी लिया। इन लोगों के शब व रोज़ यानी दिन रात किस में गुजर जाते, लड़ाइयों में गुजर जाते। लड़ाई झगड़ा करना बस इन लोगों का मामूल था, इनकी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती थी। हर वक्त तलवारें चलती, गर्दनें कटती, ठीक है, और तो कोई काम ही नहीं होता था। यानी उनका झगड़े कैसे होते थे, अरबों के झगड़े कैसे होते थे, अरबों के झगड़े जो है वो मामूली बातों पर होते। कभी घोड़ा भगाने पे झगड़ा हो जाता, दौड़ाने पे, कभी पानी पिलाने पे झगड़ा हो जाता, और छोटी छोटी बातों पे बहस व तकरार हो जाता, ठीक है। तो बेटा इसमें आप काफ़िया और रदीफ़ देखें। इसमें चराने, ठीक है, चराने, बढ़ाने, जाने, पिलाने, ये क्या है, काफ़िया है। पे झगड़ा, पे झगड़ा, पे झगड़ा, पे झगड़ा, ये क्या है, रदीफ़ है। और इसी तरह तकरार, तलवार, ये क्या है, काफ़िया हैं। उनमें ये क्या हैं, रदीफ़ हैं, यानी बार बार दोहराए जाने वाले रदीफ़ हैं। और
قافیہ کیا ہیں؟ چرانے، بڑھانے، جانے، پلانے، یہ ہم قافیہ الفاظ، اور اس میں تکرار اور تلوار یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مطلب اس بان میں شاعر الطاف حسین حالی جو عرب کے لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں اور ان کی ضدی اور ہردرم ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان کے جھگڑوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے جھگڑے کیسی باتوں پر ہوتے تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے، کبھی گھوڑے کے مقابلے میں جھگڑے ہو جاتے، یعنی وہ جھگڑے کی بنیاد بن جاتا، کبھی جانور کو پانی پلانے پر جھگڑا ہو جاتا، یعنی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ فوراً جو ہے وہ تلوار نکال لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تلوار نکال لیتے، اور اس طرح جو ہے تو وہ ایک وحشی درندوں کی طرح جو ہے انسانوں کو کاٹتے تھے، یعنی دونوں قبیلے آپس میں قتل و غارت تک اتر آتے تھے، اور جنگ و جدل ہوتا وہ صدیوں تک جو ہے تو وہ لڑتے رہتے تھے۔ تو یہ تھی ہماری مسدس حالی کی نظم، ٹھیک ہے، کہ چند اشعار۔ تو بیٹا اہم نکات کی طرف آتے ہیں ہم لوگ۔ تو عرب کے لوگوں کی اعداد و اطوار، سب سے پہلے تو میں آپ کو مسدس حالی کے بارے میں بتاؤں گی کہ مسدس حالی جو ہے وہ اس کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے، جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ اور انہوں نے یہ کیوں لکھی؟ انہوں نے مسلمانوں کو جب انگریزوں کے سامنے غلامی کی حالت میں دیکھا تو اس وقت انہوں نے یہ نظم لکھی، اور انہیں بتایا کہ ان کی تاریخ کیا تھی۔ تو تاریخ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے جو عربوں کی حالت تھی اس سے بھی بدتر مسلمانوں کی حالت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہیں بتایا کہ عرب کے لوگوں کی عادات و اطوار کیسے تھے، یعنی عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے ضدی تھے، ہردرم تھے، تمدن سے ناشنا تھے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی، غصے سے بھڑک اٹھتے تھے۔ اس طرح عرب کے حالات بتانے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ عرب کے حالات بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام تو ایسا دین تھا جس نے عرب جیسے ملک کو جو ہے جہالت کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا، تو کیوں مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر تو وہ جو ہیں تو پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا مسدس حالی کا دوسرا نام مد و جزر اسلام ہے۔ مسدس حالی لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانا تھا، ان کو اصل مقام ان کا دکھانا تھا، یعنی مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اسلام جو ہے اس پر عمل کر کے عرب کے لوگوں نے، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے اس روشنی سے منور ہوئے، تو تم کیوں اسلام سے دور ہو چکے ہو؟ تم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یعنی مسلمانوں کے لیے سبق آموز تھی یہ مد و جزر اسلام۔ اس میں مسلمانوں کی تاریخ سے، واقعات سے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ ان کے آگے بڑھنے اور ان کی کامیابی کی جو راہ ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کی تعلیمات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات لائے وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری نظم مد و جزر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے ہے۔ اور مسدس اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ نے سوال نمبر، یہ پیچھے 3 سوالات تو میں نے آپ کو کروائے تھے، تو ابھی آپ نے سوال نمبر 4 یعنی مسدس کے تیسرے بند کی تشریح کریں۔ یہ میں نے تشریح ساری آپ کو لکھ کے بتا دی ہے۔ اسی طرح مارجن لائنز لگانی ہے، اسی طرح ڈیٹ اور گھر کا کام لکھنا ہے، اور اسی طرح جو ہے تو آپ نے اینڈنگ لائن بھی لگانی ہے، ساتھ آپ نے سوالات بھی لکھنے ہیں اور ساتھ ان کے جوابات بھی اسی طرح جس طرح میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ آخری جو ہمارا سوال ہے یہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتے ہیں، اور پھر سوال جو ہمارا اگلا ہے، اس نظم سے 5 محاورے تلاش کر کے، یہ جملے نہیں لکھنے میں نے کاٹا ہوئے، اور جملے بنائیں۔ بیٹا میں نے الفاظ مانی تو اس کے محاورات کے میں نے مانی تو بتا دیے، مگر جملے آپ نے خود بنانے، ٹھیک ہے۔ محاورات کے میں نے مانی تو بتا دیے، مگر جملے آپ نے خود بنانے، اور یہاں پہ آپ نے محاورات لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے محاورات لکھنے ہیں، اور آپ نے یہ جتنا بھی کام اگست کا آن لائن کام ہے یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، اسی طرح نیٹ اور کلین لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا اگست کا کام آپ نے 31 اگست کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، اور اسکول میں سے 5 سپتمبر کو آپ کو اس کا منتھلی رزلٹ اگست کا ملے گا، جو کہ آپ کے مارکس جو ہیں آپ کے پیپر میں انکلوڈ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پیپر کا جو رزلٹ آئے گا اینول رزلٹ میں جو ہے انکلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ سارے کا سارا کام جو ہے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے اور بالکل کلین کرنا ہے، اور اسی طرح مارجن لائنز لگانی ہے، اسی طرح ڈیٹ لکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو کام دیا جائے اس کو پراپر لکھنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو یہ نظم کا نام مسدس حالی شاعر الطاف حسین حالی میں نے پچھلے میں آپ کو بتایا تھا، آپ نے ساتھ ساتھ وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
کمپلیٹ اور نیٹ ورک کرنے اور مقررہ وقت میں آپ اس کی پکچر بنا کر بھی بھیجا کریں جو آپ کو ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا اپنا خیال رکھنے. اللہ حافظ.